Welcome to the Best Academy of Science Nagpur. In previous video or up to previous video we have discussed about proteins और जहाँ पर हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स पढ़े जो प्रोटीन का एक मेन कंस्टिट्यूएंट है। उसके बाद में हम लोगों ने अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनने वाली पेप्टाइड के बारे में बात किए, पॉलीपेप्टाइड के बारे में बात किए, पेप्टाइड का क्लासिफिकेशन किए, पेप्टाइड चेन का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करना हो एक्सप्लेन किए। नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द सेम यूनिट एंड दैट इज प्रोटीन्स। सो सर प्रोटीन्स के बारे में आप लोग इनिशियल वीडियोज़ में भी मैंने आप लोग को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया और आप लोग लोअर स्टैंडर्ड्स में भी प्रोटीन्स के बारे में पढ़ चुके हो कि प्रोटीन्स आर द नेचुरल पॉलीमर्स। These are natural polymers. Polymers का मतलब क्या होता है? Polymers are the large giant molecule which are formed by the repeated combination of small units. छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ रिपीटेडली कंबाइन होते हैं तो लार्ज जाइंट जो मॉलिक्यूल मिलता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लार्ज जाइंट मॉलिक्यूल को कहा जाता है पॉलीमर। और क्योंकि ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर। और नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तो प्लांट एनिमल्स में एग्जिस्ट करते हैं और इसीलिए उसे कहा जाता है बायोपॉलीमर्स। सो दीज आर द नेचुरल पॉलीमर्स विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। सो अल्फा अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से तैयार होता है ये प्रोटीन। अब अल्फा अमाइनो एसिड के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि अमाइनो एसिड ये दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहने वाला मॉलिक्यूल है जिसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है CHR, C डबल बॉन्ड OH लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे ही NH2। तो ये मैंने फ्री अमाइनो ग्रुप और फ्री COOH प्रेजेंट रहने वाला अमाइनो एसिड ड्रॉ किया है। ऐसे ही दूसरा अमाइनो एसिड यदि मैं ड्रॉ करता हूँ दूसरा अमाइनो एसिड तो CHR डैश, R may be same or may be different, C डबल बॉन्ड OH, NH2। तो ये रहा एक फिर से एक अलग अमाइनो एसिड। फिर से वैसे ही मैं अमाइनो एसिड ड्रॉ करूंगा NH2 एंड CHR COOH। तो यहाँ पर मैंने ऐसे तीन ही अमाइनो एसिड ड्रॉ किया। आप ऐसे तीन नहीं 300 अमाइनो एसिड एक लाइन में ड्रॉ कर सकते हो। तो यदि पहले अमाइनो एसिड का एसिडिक COOH और दूसरे अमाइनो एसिड का बेसिक अमाइनो ग्रुप, तो इनके बीच में होगी एसिड बेस रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अमाइनो एसिड का H, अमाइनो ग्रुप का H, ये बाहर निकल जाएगा और दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ में लिंक हो जाएंगे। अब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ में लिंक हुए, कौन से लिंकेज से? पेप्टाइड लिंकेज से। CONH लिंकेज को कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज। वैसे ही दूसरा अमाइनो एसिड तीसरे अमाइनो एसिड के साथ में कंबाइन होगा, दूसरे अमाइनो एसिड का COOH का OH और तीसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का H, ये दोनों H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और दूसरा और तीसरा अमाइनो एसिड फिर से लिंक हो जाएगा। और ये जो लिंकेज कह रहे हो इसे आप लोग कहते हो पेप्टाइड लिंकेज। वो लिंक करने का काम कर रहे हैं, इसलिए पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हो। वैसे ही सर ये लेफ्ट हैंड साइड का अमाइनो एसिड ऐसे ही और कोई दूसरे अमाइनो एसिड के साथ में कंबाइन होता होगा। राइट हैंड साइड का अमाइनो एसिड ये वैसे ही कोई चौथे अमाइनो एसिड के साथ में ऐसे ही कंबाइन होता होगा। और इस तरीके से अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से तैयार होने वाले लार्ज जाइंट मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स आर द नेचुरल पॉलीमर्स, बायोपॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड कंबाइन और लिंक्ड बाय कौन से लिंकेज से लिंक हुए हैं? तो पेप्टाइड लिंकेज से लिंक हो रहे हैं। सो लिंक्ड बाय पेप्टाइड लिंकेज। तो ये चीज आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रोटीन्स
ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स दोस्तों, हमारे बॉडी के नरिशमेंट के लिए हमारे पास 3 तरीके के न्यूट्रिएंट्स का मिलना जरूरी है। एक एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स जो मुझे एनर्जी देने का काम करते हैं, मेरे सेल, मेरे टिश्यू, मेरे ऑर्गन्स, मेरी बॉडी जो कुछ भी वर्क परफॉर्म करता है तो वर्क परफॉर्म करता है एनर्जी के बदौलत। तो एनर्जी देने वाले कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हो, जैसे कि आप लोग फैट्स कहते हो, तो ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है। जबकि सर ये प्रोटीन्स जो है ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स का काम मतलब सर बॉडी बिल्ड करने का काम, सेल्स बनाने का काम, टिश्यूज बनाने का काम, ऑर्गन्स बनाने का काम ये करता है हमारा प्रोटीन्स। सो प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कोई जख्म अगर हो जाती है तो कुछ दिन बाद वो जख्म अपने आप भर जाती है, मतलब नए सेल्स तैयार होते हैं, नए टिश्यूज तैयार होते हैं। इसका मतलब सर ये काम होता है प्रोटीन्स की वजह से। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। उसके साथ साथ सर दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए भी जरूरी है। सो मेंटेनेंस, सिर्फ ग्रोथ होना जरूरी नहीं, तो हमारे बॉडी में जो कुछ भी वेरियस बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम, कोऑर्डिनेट करने का काम, या फिर उनको मैसेज पहुंचाने का काम, उनको स्पीड अप करने का काम, सर ये मेंटेनेंस के लिए बेहद जरूरी है। सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बॉडी। अब लिविंग बॉडी में आप लोग प्लांट भी कह सकते हो और एनिमल भी कह सकते हो। सो दे आर सिंथेसाइज्ड बाय बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। सो प्लांट भी तैयार करते हैं, एनिमल्स भी तैयार करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, तो जमीन से मिलने वाले जो कुछ भी उनको मिनरल्स मिल रहे हैं उन मिनरल्स की मदद से वो प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं। जबकि एनिमल्स की केसेस में क्या होता है कि हम प्रोटीन्स खाते हैं, प्रोटीन्स का डाइजेशन करते हैं और प्रोटीन्स के डाइजेशन से जो अमाइनो एसिड तैयार होंगे उस अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से फिर से हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से नए नए प्रोटीन्स बनाते हैं। सो दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। अगर हम लोग कंस्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो प्रोटीन्स में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो कार्बन होता है मेन कंपोनेंट, हाइड्रोजन होता है मेन कंपोनेंट, नाइट्रोजन होता है मेन कंपोनेंट। सो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो डेफिनेटली कार्बन एंड हाइड्रोजन तो प्रेजेंट रहेगा। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। सो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वैसे ही सर प्रेजेंट रहता है वैसे ही सल्फर। तो ये जो एलिमेंट है दीज आर द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन्स। ये चीफ कंस्टिट्यूएंट्स है, मतलब ये प्रेजेंट रहते हैं सर मेनली, दीज आर द चीफ कंस्टिट्यूएंट। बट अलॉन्ग विद दीज इनके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अगर हम फास्फोरस की बात करता हूं तो फास्फोरस होता है न्यूक्लियो प्रोटीन्स में। आयोडीन की अगर बात करता हूं तो आयोडीन प्रेजेंट होता है थायराइड प्रोटीन्स में। और वैसे ही अगर मैं कोई मेटल की अगर बात करता हूं, फेरस की अगर बात करता हूं तो फेरस प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन नाम के ट्रांसपोर्टेशन करने वाले मॉलिक्यूल में। तो फेरस प्रेजेंट है, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। तो ये जो एलिमेंट्स है ये में बी प्रेजेंट। अब वो प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का रहना हर प्रोटीन में तय दिखता है। दीज आर द चीफ कंस्टिट्यूएंट एंड अलॉन्ग विद दीज सम अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मे बी प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन बना है अमाइनो एसिड के रिपीटेड कॉम्बिनेशन से, और यदि इन्हीं प्रोटीन्स का यदि आप लोग हाइड्रोलिसिस करते हो, मतलब प्रोटीन्स लार्ज जायंट मॉलिक्यूल, वो सर एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है,
2 पॉलीपेप्टाइड चेन के कॉम्बिनेशन से बना रह सकता है या 10 पॉलीपेप्टाइड के चेन की कॉम्बिनेशन से बना रह सकता है। लेकिन इन प्रोटीन्स का जब आप लोग हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब इसको तोड़ोगे, तो प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको मिलता है पेप्टाइड। और पेप्टाइड का फिर से, पेप्टाइड के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि पेप्टाइड क्या है। सो प्रोटीन्स आर द लार्ज जाइंट मॉलिक्यूल। पेप्टाइड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं सर प्रोटीन। सो प्रोटीन का डिग्रेडेशन हुआ, पेप्टाइड बने, और पेप्टाइड का भी यदि आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो फाइनली आपको जो मेन कंपोनेंट मिलता है, मेन बिल्डिंग ब्लॉक मिलता है, उसे कहते हैं आप लोग अल्फा अमाइनो एसिड। और ये अल्फा अमाइनो एसिड को आप कहते हो दीज आर द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ, दीज आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में ये कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब प्रोटीन्स की अगर बात करते हैं तो कुछ प्रोटीन्स हार्मोन का रोल प्ले करते हैं। और हार्मोन का काम क्या होता है? हार्मोन का काम होता है हमारे बॉडीज में जो वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का मेंटेनेंस हो रहा है, वो वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन को कोऑर्डिनेट करने का काम, मेंटेन करने का काम, उन तक मैसेज पहुंचाने का काम हार्मोन्स करते हैं। मतलब कुछ प्रोटीन्स, सम प्रोटीन्स में भी हार्मोन्स, कुछ प्रोटीन हार्मोन्स का रोल प्ले करते हैं। जैसे इंसुलिन की अगर बात करते हो तो इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो सर शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, मतलब उनका काम सिर्फ इतना है कि नए सेल्स बनाना, नए टिश्यूज बनाना, नए, मतलब कुछ प्रोटीन्स का काम है सिर्फ नए सेल्स, नए टिश्यूज, नए ऑर्गन्स तैयार करना, मतलब नए सेल्स तैयार करना। सो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स का रोल प्ले करते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स का रोल प्ले कर रहे हैं विच कोऑर्डिनेट द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी। सम हार्मोन्स work as a body building nutrients. They are responsible for the formation of new cells and new tissues for the recovery. और ये जो न्यूट्रिएंट्स है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है, मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट, जो कुछ भी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी कहो या एनिमल बॉडी कहो, तो उस स्ट्रक्चरल इस प्लेटफॉर्म के लिए ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं। जैसे नेल्स हो गए, या फिर मायोसिन जो मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, केराटिन जो नेल्स में प्रेजेंट होता है, बर्ड्स के फीदर्स में प्रेजेंट होता है, हॉर्न में प्रेजेंट होता है, हेयर्स में प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। वैसे ही कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम का रोल प्ले करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, जैसे पेप्सिन हो गया। तो ये जो एंजाइम्स है हमारे बॉडी में होने वाली वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं। यदि ये एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं रहते तो आप यकीन नहीं करोगे कि एक बार खाया हुआ खाना ये डाइजेस्ट करने में हमको 50 साल लग जाते। लेकिन ये एंजाइम्स की वजह से ये डाइजेशन की प्रोसेस फास्ट होती है और कुछ घंटों में हमारा जो खाया हुआ खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है। सो एंजाइम, सम प्रोटीन्स एक्ट एज अ एंजाइम एंड विच speeds up the various biochemical reaction takes place in the body. Example in human being trypsin and pepsin. वैसे ही कुछ जो हार्मोन्स, कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के काम में आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, सो सम प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स। जैसे कि हमारे हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, हमारे सेल तक क्या पहुंचना चाहिए? ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, क्योंकि सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन जो करना है और माइटोकॉन्ड्रिया में, और एनर्जी जो जनरेट करना है एटीपी के फॉर्म में, तो ऑक्सीजन पहुंचाने का जो काम करेगा, ऑक्सीजन तो लंग्स में है, लंग्स में स्टोर्ड रहता है, तो लंग्स के पास का ऑक्सीजन ये हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहने वाला हीमोग्लोबिन ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन, हीमी ग्रुप जो प्रोटीन से लगा हुआ है इसलिए उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। सो दैट हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, और ट्रांसपोर्टिंग मीडियम का रोल प्ले करता है। कुछ जो हार्मोन्स है वो हार्मोन्स एंटीबॉडीज का रोल प्ले करते हैं। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का मतलब क्या होता है? तो सो दीज आर द
प्रोटेक्टिव एजेंट्स, ये प्रोटेक्टिव एजेंट्स है। हमारे बॉडी में कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर एंटर करता है तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहने वाले, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होते हैं और ये एंटीबॉडीज उस फॉरेन जर्म को किल करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। सो सर ये सम प्रोटीन्स act as antibodies which perform a protective function which protects our body from the outside infection। एग्जाम्पल के तौर पर मैं गामा ग्लोबुलिन ले सकता हूँ। ऐसे ढेर सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये प्रोटीन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया मैंने। अब सवाल ये है कि सर ये प्रोटीन्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है सर कि आप प्रोटीन का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर कर रहे हो। सो मैं प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है वो जनरली दो बेसिस पे करता हूँ। पहला जो बेसिस होता है ये उनके स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से कि भैया प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ कैसे अटैच्ड है, या पॉलीपेप्टाइड चेन का ओरिएंटेशन कैसा है, वो लिनियर है क्या, या ऐसे कॉइल्ड है जो ग्लोबल, मतलब ऐसे फुटबॉल की तरह, बॉल की तरह जिनका शेप होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर, सो स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक को कहते हैं हम लोग फाइब्रस प्रोटीन और दूसरे को कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन को हम लोग कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन्स भी कहते हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स को हम लोग नॉन कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन्स भी कहते हैं। अब उनका मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग, नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग, उसका मतलब हम लोग समझते हैं। सो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मतलब ओवरऑल जो प्रोटीन आपके पास में है उस ओवरऑल प्रोटीन का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। सो ऑन द बेसिस ऑफ the molecular structure proteins are classified into two types. So classification of proteins on the basis of molecular structure के बेसिस पर ये प्रोटीन का कैसे क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो दो तरीके का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो पहला जो क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों, पहले टाइप को हम लोग कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। सो फाइब्रस प्रोटीन मतलब ये फाइबर की तरह होता है, फाइबर की तरह उसका अपीयरेंस होता है। सो फाइब्रस प्रोटीन के बारे में अगर बात करता हूं, सो दिस फाइब्रस प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग लीनियर, मतलब लॉन्ग रहेंगे, बिल्कुल लंबे रहेंगे, लीनियर रहेंगे। सो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन। मैंने पहले ही कहा कि कोई प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 के ऊपर होता है, उनको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं हम लोग। तो कोई प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकते हैं, ऐसे सैकड़ों पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकते हैं। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे है? सो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब ये जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है ये एक दूसरे के साथ में कैसे क्या अटैच रहती है? सो दीज पॉलीपेप्टाइड चेन आर अटैच्ड विथ ईच अदर साइड बाय साइड। कैसे क्या साइड बाय साइड? तो सर सपोज ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, NH2 CHR CONH CHR NH मतलब CONH, इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन आपने ड्रॉ की है सर, जैसे कि NH2 CHR और वैसे ही COOH, OH निकल गया, अब आ गया NH CHR डैश C डबल बॉन्ड O NH CHR एंड C डबल बॉन्ड O एंड सो ऑन। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। वैसे दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन भी ऐसे लीनियर है, लॉन्ग लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन। दूसरी भी पॉलीपेप्टाइड चेन मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं। सो NH CHR
ऐसे ही CONH, और इस तरीके से सर ये अटैच, किस तरीके से अटैच रहेंगे, तो ये सर लॉन्ग लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है जो एक दूसरे के साइड बाय साइड अटैच रहती है। साइड बाय साइड जब अटैच रहेगी तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पोलर है, मतलब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, सो ऑक्सीजन रहेगा पार्शियल निगेटिव और कार्बन रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। जबकि इधर नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन रहेगा पार्शियल पॉजिटिव और यह रहेगा पार्शियल निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का इशू है। तो एक पॉलीपेप्टाइड का इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा रहेगा, जिसको आप लोग कहते हो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है सो अटैच्ड विथ ईच अदर साइड बाय साइड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से ये चेन एक दूसरे के साथ में अटैच रहती है। उसके बाद में वैसे ही कुछ फाइब्रस प्रोटीन में, मतलब इनका अपीयरेंस अगर देखोगे तो अपीयरेंस इज लाइक फाइबर, लॉन्ग लीनियर चेन है, सो अपीयरेंस लाइक फाइबर, धागे की तरह उसका अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस लाइक फाइबर। सो कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे भी होती है जो स्पाइरल होती है, क्वाइल्ड होती है, ऐसे जैसे कि ये अगर एक्सिस लेता हूं मैं तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे क्वाइल्ड भी रहती है, वो भी फाइब्रस प्रोटीन्स में ही। सो फाइब्रस प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो लॉन्ग लीनियर रह सकती है। लॉन्ग लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंधे रहेगी, मजबूती से बंधे रहेगी, मतलब पैकिंग आप लोगों को यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पैकिंग दिखेगी। अब यहाँ पर अल्फा हेलिक्स फॉर्म में भी रह सकता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर भी रह सकता है फाइब्रस प्रोटीन का। तो एक चीज ध्यान रखो कि यहां पर जो कुछ भी पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में हो रहा है ना, इसका CO इसका NH दो अलग अलग मॉलिक्यूल में हो रहा है। सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो बंधे हुए हैं सर। सो दे आर हेल्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सो वेरी स्ट्रॉन्ग हम लोग कहेंगे। सो वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है। और पॉलीपेप्टाइड चेन यदि एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रांगली अगर अटैच्ड है सो डेफिनेटली ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ये रहेगा इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर के साथ में इंटरेक्शन करने वाले CONH ये आपस में ही बिजी हो रहे हैं, और आपस में बिजी होने की वजह से CONH हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, तो अभी इनके CONH वाटर के साथ में इंटरेक्ट नहीं होंगे, मतलब सर अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ में नहीं बना सकते हैं, और इसलिए इनसॉल्युबल इन वाटर, इन एसिड, इन बेस अल्सो, मतलब एसिड में भी सोलूबल नहीं, वाटर में भी सोलूबल नहीं, बेस में भी सोलूबल नहीं। बट रिमेंबर दैट स्ट्रॉन्ग एसिड अगर लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस अगर लोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में ये फाइब्रस प्रोटीन सोलूबल हो सकते हैं। अगर हम लोग फाइब्रस प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो फाइब्रस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों कहते हैं? मतलब इनको कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल कहते हैं। क्यों कॉन्ट्रैक्टाइल? इसलिए क्योंकि इनका शेप ये 3 डायमेंशनल आप लोगों को नहीं दिखता, स्पेरॉइडल नहीं दिखता। अगर आप लोग ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर बात करते हो तो ग्लोबुलर प्रोटीन की पैकिंग बहुत क्लोज होती है, वो फुटबॉल की तरह ऐसे कॉइल्ड शेप में, मतलब स्पेरॉइडल शेप में रहते हैं, तो वहाँ की क्लोज पैकिंग ज़्यादा रहती है, उनको और नज़दीक नहीं लाया जा सकता और कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं जा सकता, तो उनको नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कहा जाता है। जबकि फाइब्रस प्रोटीन ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाले प्रोटीन्स है, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहलाते हैं। अगर हम लोग फाइब्रस प्रोटीन की अगर बात करते हैं सो फाइब्रस प्रोटीन ये स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ एनिमल टिश्यू का काम करता है। मतलब हमारी बॉडी जिनसे बनी हुई है
जिन प्रोटीन से बनी हुई हैं उन प्रोटीन्स को मैं कहूंगा कि दीज प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चरल मटेरियल। सो फाइब्रस प्रोटीन इज द मेन और चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ एनिमल बॉडी। सो एनिमल बॉडी जिन प्रोटीन्स की वजह से बनती है, जैसे कि मायोसिन मसल्स में प्रेजेंट होता है, केराटिन ये प्रेजेंट होता है नेल्स में, हेयर्स में, फीदर्स में, हॉर्न्स में। तो ये सर स्ट्रक्चरल मटेरियल हो गया कोई एनिमल बॉडी के। सो स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ एनिमल बॉडी का इनका मेन काम होता है। तो कौन सी चीजें ध्यान रखनी है कि फाइब्रस प्रोटीन आर consist of long linear polypeptide chain, and these polypeptide chain they are attached by side by the intermolecular hydrogen bonding. Sir, they appear like fiber. They may be coiled in shape. They are attached by intermolecular hydrogen bonding, insoluble in water, in acid and in base, but in strong acid or strong base they may get soluble, and these are the chief structural material of एनिमल बॉडी। तो एनिमल बॉडी का चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है फाइब्रस प्रोटीन को कॉन्ट्रैक्टाइल कहा जाता है। एग्जाम्पल की तरह अगर बात करता हूं तो केराटिन नाम का जो प्रोटीन है उसको हम लोग फाइब्रस प्रोटीन कहेंगे, विच इज प्रेजेंट इन द नेल्स, हेयर्स, हॉर्न्स, फीदर्स ऑफ बर्ड्स। अगर हम लोग मायोसिन की बात करते हैं जो हमारे एनिमल मसल में प्रेजेंट होता है, तो मायोसिन ये भी एक फाइब्रस प्रोटीन कहलाता है। अगर हम लोग वैसे ही अगर बात करते हैं कि फाइब्रोइन की जो सिल्क में प्रेजेंट होता है, तो फाइब्रोइन विच इज प्रेजेंट इन द सिल्क, रेशम जाला म्हणतो, तो उस फाइब्रोइन भी फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल कहलाता है। उसके बाद में कोलेजन जो कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है, मतलब हमारे बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम जो करता है, सो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ fibrous protein. So this is all about the fibrous protein. Now I have to move towards another type of protein, and that is हम लोग कहेंगे globular protein. Globular, so ग्लोब की तरह दिखता है। आप लोग स्कूल में वगैरह पढ़े होंगे ना अर्थ का ग्लोब, तो ग्लोब की तरह दिखता है, 3 डायमेंशनल दिखता है, स्पेरिकल दिखता है, फुटबॉल की तरह दिखता है, और उसका शेप ग्लोबुलर है। उनका शेप ये 3 डायमेंशनल स्पेरिकल बॉल की तरह है, और उनके शेप की वजह से ही उन्हें कहा गया है ग्लोबुलर प्रोटीन। सो मैं अभी चल रहा हूं सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन के तरफ, एंड दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब ग्लोबुलर प्रोटीन्स की अगर बात करता हूं तो यहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ कैसे अटैच रहता है। सो यहां पर भी लॉन्ग लीनियर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, लॉन्ग लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन इज फोल्डेड, वो फोल्ड होती है, वो क्वाइल्ड होती है, या फिर हम लोग क्वाइल्ड कहेंगे। मतलब जैसे कि आप लोग पतंग उड़ाते हो, पतंग उड़ाते समय मांझा देखते हो, तो जो मांझा है तो सर वो जिस तरीके से क्वाइल्ड हो जाता है ना, इस तरीके से, और क्वाइल्ड होने के बाद जो बॉल बनता है सर, बस उसी तरीके से आप लोग ग्लोबुलर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। तो सर ये क्वाइल्ड अराउंड इटसेल्फ, खुद के ही अराउंड ये क्वाइल्ड होता है, एंड गिव राइज टू 3 डायमेंशनल स्पेरॉइडल स्ट्रक्चर, और इसीलिए उसे कहा जाता है सर ग्लोबुलर प्रोटीन। फॉर एग्जांपल एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन कुछ इस तरीके से क्वाइल्ड हो रही है, और क्वाइल्ड होने के बाद ऐसे 3 डायमेंशनल बॉल की तरह स्पेरॉइडल स्ट्रक्चर दे रहा है, हम उसको ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहते हैं। अभी ये जब स्पेरॉइडल जब स्ट्रक्चर बनाएगा तो 2 पार्ट होते हैं, एक लाइपोफिलिक और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है वो होता है CONH, है ना, और वैसे ही CHR वाला जो पार्ट है
आर वाला जो पार्ट है, आर वाला पार्ट मतलब हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट मतलब जनरली नॉन पोलर वाला पार्ट। तो ये नॉन पोलर जो पार्ट है आर, ये नॉन पोलर पार्ट ये पानी में सोलूबल नहीं रहता है ना, क्योंकि पानी तो पोलर है, लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर में पोलर सोलूबल होगा। तो ये नॉन पोलर पार्ट जो होता है ये वाटर सोलूबल नहीं, ये फैट सोलूबल है, जिसको लाइपोफिलिक कहा जाता है। लाइपो फॉर लिपिड एंड फिलिक फॉर अट्रैक्शन, लिपिड के लिए अट्रैक्शन, फैट के लिए अट्रैक्शन, फैट में डिजॉल्व होने वाले। सो लाइपोफिलिक नॉन पोलर पार्ट ये अंदर आ जाता है। मतलब ऐसे अगर ये कॉइल हो रहा है तो सर आर पार्ट अंदर जा रहा है, बॉल के अंदर, सरफेस के अंदर, और CONH ये सरफेस के बाहर निकले हुए हैं, बॉल का सरफेस के बाहर निकले हुए हैं। और ये CONH जो पोलर पार्ट है, और पोलर पार्ट पानी में सोलूबल होता है, तो आप कहोगे उसको हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है मतलब लाइपोफिलिक पार्ट बेंट इनवर्ड, लाइपोफिलिक पार्ट बेंट इनवर्ड, पार्ट वाटर सोलूबल पार्ट ये सरफेस के ऊपर है, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में, जबकि लाइपोफिलिक पार्ट जो है, नॉन पोलर जो पार्ट है, वाटर इनसोलूबल जो पार्ट है, वो इनवर्ड है। तो इसी की वजह से हाइड्रोफिलिक पार्ट ऊपर रहने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल इजीली उनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। इसका मतलब सर ये वाटर सोलूबल है। वाटर सोलूबल है तो वीक एसिड और वीक बेस में भी बड़ी आसानी से आपको ये ग्लोबुलर प्रोटीन सोलूबल दिखते हैं। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन अंदर के अंदर जो कॉइल्ड हुई है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन 1 है, 2 है, ऐसे 10 होगी। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है, क्लोज्ड पैक्ड है, और ये क्लोज पैकिंग है इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो उसको आप इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे थे, यहां पर आप लोग कह रहे हो इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद में यदि हम लोग बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में, तो मैंने फाइब्रस प्रोटीन के बारे में कहा कि फाइब्रस प्रोटीन जो है ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट संभालते हैं, जबकि ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये हमारे बॉडी में होने वाली वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, मतलब परफॉर्म बायोलॉजिकल फंक्शन। मतलब जितने भी हार्मोन्स प्रोटीन्स है, मतलब मैंने कहा था ना कि कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स का रोल प्ले करते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होने वाली वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये हार्मोन्स जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स की कैटेगरी में आते हैं। एंजाइम की अगर बात करते हैं तो एंजाइम ये वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं। तो सर ये एंजाइम भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स के कैटेगरी में आते हैं। अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वाले अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन, तो ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन का ही एग्जाम्पल कहलाता है। और वैसे अगर हम लोग एंटीबॉडीज़ कहते हैं तो एंटीबॉडीज़ भी एक प्रोटीन ही है जो ग्लोबुलर प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। सर क्लोज पैकिंग रहने की वजह से सर ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, उसको और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और इनका जो शेप है ये 3 डायमेंशनल स्पेरिकल बॉल की तरह है, 3 डायमेंशनल स्पेरिकल बॉल की तरह, मतलब ग्लोब्यूल की तरह। और ग्लोब्यूल की तरह इसका शेप रहने की वजह से इन्हें ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहा जाता है। सो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, कि जो प्रोटीन्स है ये कैसे बने हुए हैं, उसमें प्रेजेंट रहने वाले कंपोनेंट्स कौन से हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, कि प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको जो कुछ भी प्रोडक्ट मिलेंगे वो प्रोडक्ट कौन से है, उस प्रोडक्ट के बेसिस पर। अब प्रोडक्ट तो वही मिलेंगे भैया जो उसमें प्रेजेंट थे। मतलब आप ऐसे कहो ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के बेसिस पर आप लोग कह सकते हो, या फिर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट तो वही मिलेंगे जो कंपोजिशन में प्रेजेंट थे। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर
कंपोजिशन भी कह सकते हो। सो कंपोजिशन के बेसिस पर या कोई प्रोटीन का, मैंने आपको कहा कि एक प्रोटीन दिया मैंने आपको, और उस प्रोटीन का आपको हाइड्रोलिसिस करना है एसिड बेस या कोई एंजाइम के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद कौन से आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, उसके बेसिस पर हम प्रोटीन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और 3 कैटेगरी में से पहली जो कैटेगरी है उसको कहा जाता है सिंपल प्रोटीन्स, सिंपल प्रोटीन्स। उसके बाद में वैसे ही सेकेंड जो कैटेगरी होती है उसको कहते हैं हम लोग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। और तीसरी जो कैटेगरी होती है दोस्तों उनको कहा जाता है डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो ये 3 तरीके के प्रोटीन्स हम लोगों को पढ़ने हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, कि कोई प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करने के बाद मुझे किस तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं उसके ऊपर डिपेंड है ये क्लासिफिकेशन। सिंपल प्रोटीन्स को कहा जाता है होलो प्रोटीन्स, होलो प्रोटीन्स। होलो का मतलब सेम। Simple proteins are also called as hollow proteins. Conjugated proteins are also called as heteroproteins. उसको heteroproteins भी कहा जाता है। अब ये सिंपल प्रोटीन्स क्या है? तो जब मैं प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करता हूं एसिड के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में या कोई एंजाइम के प्रेजेंस में, तो मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड ही मिल रहे हैं। अल्फा अमाइनो एसिड के अलावा मुझे कोई भी नई चीज वहां पर नहीं मिल रही है। सो after the hydrolysis of such type of protein we are getting only alpha amino acid, and along with that alpha amino acid we are not getting here some other कंपाउंड्स, हमने कोई और कंपाउंड नहीं मिलता। ऐसे प्रोटीन्स को कहा जाता है सिंपल प्रोटीन्स। और सिंपल प्रोटीन की अगर एग्जांपल की अगर बात करता हूं तो अल्बुमिन हो गया, ग्लूटेनिन हो गया, केराटिन हो गया या हिस्टोन हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल है। अल्बुमिन जो एग में प्रेजेंट होता है, वैसे ही हम लोग बात करते हैं केराटिन जो नेल में, हेयर में प्रेजेंट होता है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं ग्लूटेनिन, ग्लूटेनिन ये प्रेजेंट होता है व्हीट में, गेहूं में। वैसे हिस्टोन नाम का जो प्रोटीन होता है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिखा मैंने कौन से प्रोटीन्स के? सिंपल प्रोटीन्स के। सिंपली सेइंग सिंपल प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स which on hydrolysis gives only alpha amino acid, and along with the alpha amino acid we are not getting any other product। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की अगर बात करता हूं तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो है, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करने के बाद दीज प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस, तो ये प्रोटीन्स का जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो डेफिनेटली सर बेशक प्रोटीन्स अल्फा अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करने के बाद अल्फा अमाइनो एसिड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया मैंने, कंप्लीट। अल्फा अमाइनो एसिड तो मिल रहा है, लेकिन साथ साथ अल्फा अमाइनो एसिड के साथ सर कुछ अदर मॉलिक्यूल्स भी मिल रहे हैं जो ऑर्गेनिक भी रह सकते हैं, जो इनऑर्गेनिक भी रह सकते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंटेनिंग, इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन नहीं रहने वाले। अल्फा अमाइनो एसिड के साथ साथ सम अदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड। और ये जो अल्फा अमाइनो एसिड के अलावा जो ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। प्रोटीन पार्ट कौन सा? तो अल्फा अमाइनो एसिड वाला। ये नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसको कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं हम लोग। तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है, ये जो नॉन प्रोटीन जो पार्ट होता है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट ये बायोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। कोई भी प्रोटीन का जो कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन है, जिस काम के लिए वो प्रोटीन बना हुआ है, तो उस प्रोटीन के बायोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करने का काम ये नॉन प्रोटीन पार्ट ही करता है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप ही करता है, जो ऑर्गेनिक भी रह सकता है, इनऑर्गेनिक भी रह सकता है। तो ये जो प्रोटीन्स है इनको कहा जाता है डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स की डेफिनेशन बन जाएगी द प्रोटीन्स which on complete hydrolysis gives alpha amino acid
as well as some other organic or inorganic molecules which are called as non-proteinaceous part या prosthetic group, and these prosthetic group is responsible for the biological function of that protein. तो अब ये prosthetic group कौन सा प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर प्रोटीन के, डिराइव्ड प्रोटीन के अलग अलग टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन का एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, एक टाइप अगर लेता हूं तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ये डिराइव्ड प्रोटीन्स के एग्जाम्पल है। और ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है इसमें प्रोटीन की चेन तो है ही, अल्फा अमाइनो एसिड की चेन तो है ही, लेकिन अल्फा अमाइनो एसिड के साथ सर नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है न्यूक्लिक एसिड। तो में ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है, न्यूक्लिक एसिड होता है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये प्रेजेंट रहने वाले जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, जो डिराइव्ड प्रोटीन के एग्जाम्पल कहलाते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं इन डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं सो डिराइव्ड प्रोटीन्स के फिर से अगर एग्जाम्पल के तरफ अगर चलता हूँ, सो सेकेंड एग्जाम्पल को मैं लिखूंगा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको, जैसे कि ग्लाइको से पता चलता है कि सर ये ग्लूकोज वाला पार्ट है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन में अल्फा अमाइनो एसिड की प्रोटीन चेन तो होती ही है, लेकिन इन अल्फा अमाइनो एसिड के साथ साथ सर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी रह सकते हैं। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट के तौर पर, प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर। और इसका एग्जाम्पल अगर लेता हूं तो मैं बात करूंगा इन म्यूसिन, और ये म्यूसिन नाम का जो प्रोटीन है दोस्तों, ये होता है सलाइवा में। तो ये भी एक एंजाइम का रोल प्ले करता है जो डाइजेशन के रेट को स्पीड अप करने का काम करता है। सो दिस ग्लाइकोप्रोटीन इज प्रेजेंट इन म्यूसिन विच इज इन सलाइवा विच स्पीड्स अप द रेट ऑफ डाइजेशन। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉस्फोप्रोटीन भी होते हैं। फॉस्फोप्रोटीन से नाम से ही पता चलता है कि फॉस्फो फॉर फॉस्फोरिक एसिड। सो फॉस्फोरिक एसिड इज प्रेजेंट एज अ नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये जो फॉस्फोप्रोटीन्स है ये प्रेजेंट होते हैं केसीन नाम के प्रोटीन में, और केसीन नाम का प्रोटीन होता है मिल्क में। तो ये फॉस्फोप्रोटीन मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं लेता हूं क्रोमोप्रोटीन, चौथा एग्जाम्पल। क्रोमा फॉर कलर, मतलब कलर्ड प्रोटीन। सो क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में जो प्रेजेंट होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप वो होता है हीमी ग्रुप। और हीमी ग्रुप ये सर ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है, आयरन और फॉस्फीन, मतलब सॉरी फॉस्फीन नहीं, पॉलीपॉर्फिरिन। सो पॉलीपॉर्फिरिन मतलब पॉर्फिरिन के साथ में जब फेरस बॉन्ड बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उसको कहा जाता है हीमी ग्रुप। और ये हीमी ग्रुप ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट होता है इन हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया सर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में। और तीसरी अगर बात करता हूं, तीसरे टाइप की अगर बात करता हूं, तो तीसरा टाइप है सर ये है तीसरा टाइप तीसरा जो प्रोटीन्स है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की बात चल रही है ना। सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, तो अभी हम लोग अगर बात करते हैं तीसरे टाइप की, तो तीसरा टाइप कौन सा है दोस्तों? तीसरा टाइप है डिराइव्ड प्रोटीन। तो डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या है सर? अब हम लोग प्रोटीन्स का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे। मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल को तोड़कर सबसे छोटे जो टुकड़े हैं अल्फा अमाइनो एसिड, ये नहीं करेंगे हम लोग, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे। सो प्रोटीन का जब आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो, मतलब पूरा तोड़ोगे नहीं, और जब उस प्रोटीन का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो अब आप लोगों को अमाइनो एसिड के पहले मिलते हैं मेटा प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस
पेप्टोन्स सो मेटाप्रोटीन्स। उसके बाद उसका भी अगर ये करते हो हाइड्रोलिसिस तो प्रोटियोजेस, उसका भी हाइड्रोलिसिस करते हो तो पेप्टोन्स, उसका भी हाइड्रोलिसिस करते हो तो पॉलीपेप्टाइड, और उसका भी यदि आप लोग हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको मिलता है अल्फा अमाइनो एसिड। लेकिन सर अल्फा अमाइनो एसिड तैयार करना ही नहीं, तो ये जो कुछ भी बीच में आप लोगों को प्रोडक्ट मिल रहे हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस के बाद में, जैसे मेटाप्रोटीन्स है, प्रोटियोजेस है, पेप्टोन्स है, पॉलीपेप्टाइड है। मतलब प्रोटीन ये बड़े मॉलिक्यूल्स, उससे छोटे मॉलिक्यूल मेटाप्रोटीन्स, उससे छोटे मॉलिक्यूल प्रोटियोजेस, उससे छोटे मॉलिक्यूल पेप्टोन्स, उससे भी छोटे मॉलिक्यूल्स पॉलीपेप्टाइड, और उनका हाइड्रोलिसिस करने के बाद सबसे छोटे मॉलिक्यूल जो मिलेंगे बेसिक यूनिट वो रहेंगे आपके अल्फा अमाइनो एसिड। तो ये दो मेटाप्रोटीन्स है, प्रोटियोजेस है, पेप्टोन्स जो है, पॉलीपेप्टाइड जो है, सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड प्रोटीन्स। और ये जो डिराइव्ड प्रोटीन्स है इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती है। मेटाप्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज अलग, प्रोटियोसिस की प्रॉपर्टीज अलग, पेप्टोन्स की प्रॉपर्टीज अलग, पॉलीपेप्टाइड की प्रॉपर्टीज अलग। सो दीज डिराइव्ड प्रोटीन्स हैव देयर इंडिविजुअल identical function and identical properties. So this is about the protein and classification of protein. तो मैंने सबसे पहले आपको बताया प्रोटीन्स क्या है, उसके बाद में क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। Second classification of proteins on the basis of their constituent, on the basis of hydrolysis product, तो उसका क्लासिफिकेशन ने किए, एंड ऑन दैट बेसिस वी हैव क्लासिफाइड प्रोटीन्स इनटू 3 टाइप: सिंपल प्रोटीन, conjugated protein and derived protein. So here I have to stop. Next video we will discuss about another important topic, and that is structure of protein: primary, secondary, tertiary and quaternary. So today I have to stop here. Thank you so much.